हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के लिए सेट नंबर 13। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो लेक्चर, पीडीएफ वगैरह यहाँ पे सेंड कर दिए जाते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, द वन इज़ द जीएस कोर्स एंड सेकंड वन इज़ द 10,000 एमसीक्यू कोर्स। ये दोनों आप परचेज़ कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर और जो है स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर, और जहाँ वेबसाइट से studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ऐप को जहाँ अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और जीएस कोर्स आपको दिखेगा 4थे नंबर के ऊपर। जो आपका 10,000 एमसीक्यू कोर्स है उसके अंदर विपन 10 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जीएस कोर्स के अंदर जो है आपका VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग। जो अमीर खुसरो है वो इन सबके कंटेम्प्रेरी था, लेकिन किसके टाइम पे कंटेम्प्रेरी नहीं था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये तो थे। गयासुद्दीन बलबन की बिल्कुल थे। इल्तुतमिश की ये नहीं थे। जलालुद्दीन खिलजी की ये भी थे, क्योंकि ये जो है बलबन से लेके जो है खिलजी वंश तक जो है रहे हैं। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। अमीर खुसरो वही पर्सन है जिनको हम क्या कहते हैं? पैरेट ऑफ इंडिया। पैरेट ऑफ इंडिया मतलब तोता ए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। ये वही पर्सन है जिनको कहते हैं द फादर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक, फादर ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक। क्लियर, ये ध्यान रखना है। और अमीर खुसरो जो आपके शिष्य हैं किसके? ये है निज़ामुद्दीन जो है निज़ामुद्दीन औलिया के जो हैं शिष्य हैं, डिसाइपल हैं निज़ामुद्दीन औलिया के। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। इल्तुतमिश इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ पॉइंट्स इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस करते हैं। ये इल्तुतमिश वही राजा है जिनको हम क्या कहते हैं? स्लेव ऑफ द स्लेव। क्योंकि ये स्लेव किसका है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव है, इसलिए इसको स्लेव ऑफ द स्लेव भी कहते हैं। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने कंप्लीट करवाई थी। इक्ता सिस्टम जाने के आपको सैलरी की जगह के ऊपर लैंड्स मिला करेंगे, इनको बोला गया था। फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया, इनको कहते हैं कि टॉम बिल्डिंग वगैरह इन्होंने बनानी स्टार्ट करवाई थी। सुल्तानगढ़ी जो है दिल्ली के अंदर जो है इन्होंने बनवाया था, सुल्तानगढ़ी। क्लियर। और 2 सिक्के जो हैं कॉपर जितल और सिल्वर का टंका, तो ये जो है आपका कॉपर का जितल और सिल्वर का टंका जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और उसके बाद देखिए जी, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनका जो ओरिजिनल नेम है दैट इज़ अली गुरशप है। और इनको दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहते हैं, इनका टाइटल था। क्योंकि जैसे सिकंदर अपना विजय हासिल करता गया था और अपनी लैंड को एक्सपेंड करता गया था, वैसे ही इन्होंने किया था। मंगोल ने 12 बार अटैक इनके टाइम पे किया था, और इसने बलबन की जो है आपकी दैट इज़ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था। और इन्होंने डिवाइन राइट ऑफ थियोरी किंगशिप डिवाइन राइट ऑफ थियोरी भी दी थी, दैट इज़ किंगशिप नोज किंगशिप। मतलब अगर राजा बनना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा होना ज़रूरी है उसका। और इन्होंने आप मार्केट के रिफॉर्म्स के लिए शान मंडी की एक पोस्ट तैयार करी थी। अलाई दरवाज़ा इन्होंने बनवाया था। 1000 पिलर का जो है पैलेस भी बनाया था, फोर्ट ऑफ सीरी भी बनाया था। बलबन की बात करते हैं। बलबन जो है आपकी बलबन जो है इन्होंने जब राजा बना था, इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने अर्ज जिनको आप कहते थे, दीवाने अर्ज इनको कहा जाता था। क्लियर। और इन्होंने सिजदा सिस्टम और पैबो सिस्टम जो है स्टार्ट किया था। और सिजदा मतलब आपके पैरों जो है सलाम करके चलना, पैबोस मतलब आके पहले राजा के पैरों को चूमना। तो और इन्होंने नोबिलिटी चाहलगनी को ख़त्म किया था। ये नोबिलिटी चाहलगनी जो है स्टार्ट किसने किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जलालुद्दीन खिलजी की बात करें, जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक हैं। और दूसरी बात जो है यही वही राजा हैं जिन्होंने बोला था कि इंडिया कभी भी इस्लामिक स्टेट जो है प्योर तरीके से नहीं बन सकती। ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें 3rd ऑप्शन बनेगा। ये हैं जी इल्तुतमिश सुल्तानगढ़ी, टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी, मतलब जो आपका टॉम्ब ऑफ फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग इन इंडिया भी इनको कहते हैं। हु कॉइंड द चिपको स्लोगन लाइक
इकोलॉजी इज़ ए परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी क्या होती है कि हमारा जो रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट के साथ, वो सारी चीज़ इकोलॉजी के अंदर आती है कि इकोलॉजी जो है परमानेंट इकोनॉमी है, मतलब इकोलॉजी हमारी हमेशा परमानेंट रहेगी। और ये चिपको स्लोगन के साथ संबंधित थी। चिपको आंदोलन का मतलब क्या था, 1973 के अंदर क्या था, जो लोग थे आपके उस टाइम पे उत्तर प्रदेश था, आजकल वो जगह हमारी उत्तराखंड पड़ती है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि वो जो है पेड़ों के साथ चिपक जाते थे और क्या करते थे, उस पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो इसी कारण वो चिपको आंदोलन से नाम से फेमस हुआ। और इस आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट वन, बी ऑप्शन, सुंदरलाल बहुगुणा। बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल मैटर्स अंडर द एनारोबिक कंडीशन इज। जब आपकी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है बायोलॉजिकल मैटर्स की एनारोबिक कंडीशन के अंदर, तो क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन जो होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन कहा जाता है। किण्वन के अंदर होता क्या है कि आपकी जो ग्लूकोज होती है C6H12O6 ग्लूकोज जो होती है, हम इसको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यहाँ पे निकलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, याद रखिए। अब जो इथाइल अल्कोहल जो बनती है आपके ग्लूकोज से बनती है, और इसमें जो एंजाइम होता है वो होता है आपका जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम की मदद से जो है ग्लूकोज जो है आपका इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखिए। दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एक होता है आपका एक आपका प्रोसेस होता है, जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं हम बात करते हैं सुक्रोज की, C12H12O11, डेट इज़ कॉल्ड सुक्रोज, क्लियर। सुक्रोज जो है आपका पानी के साथ मिलता है और ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के साथ जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो एंजाइम होता है यहाँ पे वो होता है आपका इन्वर्टेज एंजाइम। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, इन्वर्टेज एंजाइम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका जो आपका शुगर बनाना का प्रोसेस, जो आपका सुक्रोज के तोड़ने से, क्लियर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन इज द राइट वन, क्लियर। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, आपका जो एग होता है और जो एग होता है और स्पर्म होते हैं, ये आपके आपस में फर्टिलाइज करके फर्टिलाइजेशन होती है, और बच्चा जो बनता है वो बनता है आपका यूट्रस के अंदर। यूट्रस मतलब वॉर्म के अंदर जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे बनता है। कंपोस्टिंग की अगर हम बात करें, वर्मी फॉर्म कंपोस्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है बायोलॉजिकल जो है आपकी डिकम्पोजिशन होती है, किसकी, ऑर्गेनिक वेस्ट की। ऑर्गेनिक वेस्ट की जो है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन देखने को आपको मिलती है, जिसके अंदर जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका प्लांट मटेरियल की बात करें और फूड की बात करें, ये आपका टूटने लग जाता है, डेट इज़ अ बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म आदि की मदद से, क्लियर। और एक किस प्रेजेंस में, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारा चीज़ें टूटती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज़ द राइट वन। ये आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, आपको इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना ग्लूकोज से शराब बनाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर जो प्रोड्यूस होती है वो होती है थर्मल पावर, और थर्मल पावर जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, थर्मल पावर प्लांट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कोल जो होता है, कोल आपका सेडिमेंट्री जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें वो होती हैं जहाँ पे आपकी फॉसिल्स देखने को आपको मिलते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आपकी लेयरिंग वगैरह देखने को आपको मिलती है। नेचुरल गैस, कोल वगैरह सब कुछ यहाँ से देखने को मिलता है। और कोल की बात करें, 4 वैरायटीज़ हैं, ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो होता है सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का, सबसे ज़्यादा कार्बन जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा इसकी होती है, सबसे कम पीट की होती है। परसेंटेज ऑफ कार्बन में इसमें देखने को आपको कम मिलता है। आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम हम यूज़ करते हैं एज ए न्यूक्लियर मटेरियल, और कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो होता है वो कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन देखने को आपको मिलती है, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलती है, विखंडन कंट्रोल्ड वे में। यूरेनियम की जो ओर है वो होती है पिच ब्लेंड, वो होती है पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड जो ओर होती है ये होती है आपकी थोरियम की भी ओर, क्लियर, याद रखिए। और हमारे इंडिया में थोरियम जो है प्रोड्यूस होता है आपका केरल के अंदर।
केरल के अंदर एक सैंड है डेट इज कॉल्ड मोनाजाइट सैंड, वहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका, वहाँ पे होता है थोरियम, क्लियर याद रखिए। और यूरेनियम की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होती है वो कजाकिस्तान के अंदर देखने को मिलती है। नेचुरल गैस, ऑयल और कोल, ये सारे के सारे जो है आपके सेडिमेंट्री चट्टानों से हमें देखने को मिलते हैं। नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, CH4। मीथेन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, मार्श गैस, दलदल वाली गैस भी कहा जाता है। डैम्प गैस भी इसको हम कहते हैं, डैम्प गैस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर याद रखिए। आंसर इसमें फोर्थ ऑप्शन बनेगा, कोल इज़ द करेक्ट वन। यहाँ पे देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो है आपका कोल प्रोड्यूस होता है, कोल से प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके जो भी आपकी हाइड्रो पावर, ये वो सब चीज़ें मेनली आपकी कोल से थर्मल एनर्जी। डॉट्स इज ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डॉट्स क्या मतलब क्या होता है, डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है और ये हम यूज़ करते हैं टीबी को कंट्रोल करने के लिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और टीबी के लिए वैक्सीन होती है BCG वैक्सीन, दिस इज़ कॉल्ड बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, क्लियर। दो लोगों ने इसको जो है ढूंढा था, दैट इज़ पर्सन नेम इज़ कालमेट एंड ग्यूरिन, और ये इन्होंने ढूंढा था। इसके अंदर हम क्या करते थे, इसके अंदर जो है ये कालमेट ग्यूरिन ने ढूंढा था और BCG वैक्सीन, क्लियर, टीबी के लिए। अब एक प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है कि हम दूध को ऐसे टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, 62.8 डिग्री फॉर 30 मिनट एंड 72 डिग्री फॉर द 15 सेकेंड, क्लियर, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 15 सेकेंड। हम इतने टेम्परेचर के ऊपर इतने टाइम के लिए गर्म करते हैं जिसके कारण सारे बैक्टीरियाज वगैरह वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, क्लियर। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपका दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। अब क्या होता है कि अगर किसी काऊ वगैरह को, बोवाइन एनिमल्स को जिससे हम दूध पीते हैं, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया हो तो अगर हम सीधा पी ले तो हमारे अंदर भी टीबी का बैक्टीरिया जा सकता है, तो इसीलिए हम पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का प्रोसेस करते हैं, क्लियर याद रखिए। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन और आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई जो है ये आपका बैक्टीरिया है। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। सबसे जो डेंजरस वायरल है आपका हेपेटाइटिस C देखने को आपको मिलता है। हेपेटाइटिस होता है लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है। एड्स की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होगी, मतलब T सेल्स की जो है आपकी कमी हो जाती है। और एड्स जो होती है आपका HIV वायरस के कारण देखने को आपको मिलती है, और एड्स का वायरस होता है HIV वायरस। और एड्स के लिए टेस्ट होता है आपका ELISA टेस्ट, क्लियर ध्यान रखिए, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और 1 दिसंबर जो होता है आपका एड्स डे देखने को मिलता है। पोलियो की अगर हम बात करते हैं तो पोलियो जो होता है वो वायरल डिजीज़ है, पोलियो वायरस के कारण फैलती है। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस इज द राइट वन, ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ वही चीज़ है जी जो हमने डिस्कस करी है। इसमें आपके लंग्स की डिजीज़ हो जाती है, सिम्टम्स क्या आते हैं, कफिंग होने लग जाएगी, कई बार आपका ब्लड आने लग जाता है, वीकनेस, पेन, चेस्ट पेन, वेट लॉस और फीवर, नाइट स्वेट वगैरह, ये सिम्टम्स वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। 6 से 8 महीने के अंदर डॉट्स की जो प्रक्रिया स्टार्ट करी जाती है और ये प्रोसेस देखने को आपको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स कंटेन the provision for the administration of the tribal areas in the 4 northeastern states of Assam, Tripura, Meghalaya, Mizoram। ये किस स्केड्यूल में लिखी हुई है। वैसे के बाद अगर हम बात करें स्केड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 5th स्केड्यूल के अंदर लिखा होता है, लेकिन अगर हम असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो ये आपका 6th स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। फर्स्ट स्केड्यूल की बात करते हैं तो पहला स्केड्यूल जो है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है। सेकंड की बात करें सैलरीज के बारे में। थर्ड हम बात करें शपथ के बारे में, ओथ के बारे में। फोर्थ की बात कर रहे हैं राज्यसभा की सीट्स के बारे में। 5वां और 6ठा हमने बात कर लिया। 7वां लिस्ट के बारे में जिसमें आपका स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट आती है। 8वां लैंग्वेजेस के बारे में। 9th जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ज़मींदारी प्रथा खत्म करी थी। 10th एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वां पंचायत के लिए और 12वां जो है आपका म्यूनसिपैलिटी के लिए देखने को आपको मिलता है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 6th शेड्यूल इज द राइट वन। द इम्पॉर्टेंट बुक रिटन बाय द कौटिल्य इज, कौटिल्य के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है वो इनमें से कौन सी है। तो इनमें से वो पुस्तक है डेट इज अर्थशास्त्र। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। कौटिल्य वही पर्सन है जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से।
चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं, और इनको हम और क्या कहते हैं, इंडियन माइकेवेली के नाम से भी हम इनको कहते हैं, इंडियन माइकेवेली भी इनको कहा जाता है। क्लियर। और जो कौटिल्य हैं ये वही पर्सन है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को विजय हासिल करने में मदद करी थी, जिसके कारण जो है मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया था। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने। ये मेगास्थनीज कौन है? ये सेल्यूकस निकेटर जो है आपके, सेल्यूकस निकेटर, उसने जो है आपका ग्रीक पर्सन बुलाया था और मेगास्थनीज को बुलाया था, इंडिका पुस्तक लिखी, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और ये आपका पार्ट हो गया, ठीक है। और राजतरंगिणी की बात करते हैं तो राजतरंगिणी लिखी है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में है इसमें, और ये कल्हण ने लिखी है, कल्हण ने। और ये लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज में भी लिखी गई है, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ये है जी कौटिल्य की अर्थशास्त्र। फूड इन ऑनियन, जो प्याज के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में देखने को आपको मिलता है? तो हम वो खाते हैं, सेलुलोज खाया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल या किसी भी सेल की जो है, प्लांट की जो है बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? सेलुलोज कहा जाता है। दिस इज़ द सेल वॉल, उसको हम कहा जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखिए, सेलुलेज एंजाइम नहीं है। और सेलुलोज एंजाइम जो होता है ये जितने भी आपके जो घास खाते हैं और जैसे काओ, बफेलो वगैरह, उनके अंदर जो है आपका एंजाइम होता है सेलुलेज। क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा। प्याज के साथ संबंधित एक चीज़ है कि प्याज जो है आपका, प्याज जब काटते हैं तो हमें आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं। वो रीज़न क्या होता है कि प्याज का जो वाटर होता है ना, वो उड़ता है, जो वो सल्फ़र होता है, सल्फ़र फैलता है जिसके कारण आंसू आते हैं। प्रोटीन की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना होता है। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के। नाइट्रोजन इज़ ए इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें 2 बीमारियाँ होती हैं, क्वाशरकर और मरासमस की डिजीज़ हो जाती है। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं, स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। शुगर की बात करें तो चीनी, दैट इज़ नॉट शुगर, और मेनली आपकी जो चीनी होती है ग्लूकोज होती है जो हम खाते हैं, और ग्लूकोज जो होती है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को आपको मिलता है। और हमारा रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? दैट इज़ ग्लाइकोजन। क्लियर, ये याद रखिए। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम एटीपी मॉलिक्यूल को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। करेक्ट आंसर, सेलुलोज इज द राइट वन। कैग जो होता है ये क्लोजली कनेक्टेड होता है किस पार्लियामेंट की किस कमेटी के साथ? कैग जो होता है ये, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है, और आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट कहा जाता है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की क्या है? बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है। कैग का जो आर्टिकल है वो 148 आता है। कैग जो होता है 6 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, 65 ईयर्स आपकी जो है दैट इज़ एज होती है रिटायरमेंट की, और इसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करना, सेंट्रल स्टेट के जितने भी अकाउंट्स को ऑडिट करेगा ये रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बाद में एट द एंड जो जाती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी को जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी उस रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है, जिसके कारण कहते हैं हम कि कैग ने घोटाला निकाला। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करें, एस्टीमेट कमेटी की बात करें, ये तीनों की तीनों हमारे उसके अंदर, यानी कि लोकसभा के अंदर, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ये तीनों की तीनों फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर लोग 22 होते हैं, 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। सेम विद द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जो 15 होते हैं वो लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी के अंदर जो है 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। एस्टीमेट कमेटी और जो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर कमेटीज़ बोला जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, सिस्टर कमेटीज़ इनको बोलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द करेक्ट वन। Who was the first Indian to be elected as a leader of the Communist International? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो फर्स्ट लीडर चुने गए थे वो कौन थे? तो वो थे MN रॉय। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। महेंद्र नाथ रॉय इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। और बात करते हैं हम कम्युनिस्ट पार्टी की। कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1920 में बनाई गई थी। कहाँ पे? डैट इज़ इन द ताशकंद। ताशकंद में बनाई गई थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और सीपीआई जो है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी 26 दिसंबर 1925। और ये कहाँ पे बनाई गई थी? कानपुर के अंदर।
कानपुर के अंदर। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा, एम एन रॉय। तो एम एन रॉय वही पर्सन है जिन्होंने एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया भी हमें दिया था, याद रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो सरदार जो टाइटल है इनको बारदोली सत्याग्रह में मिला था 1928 में। गाँव की औरतों ने इनको टाइटल दिया था क्योंकि इन्होंने क्रॉप टैक्सेशन के लिए बारदोली सत्याग्रह किया था। और सरदार का टाइटल गाँव की औरतों ने दिया था। अगर गाँव की औरतें ऑप्शन में नहीं आता तो महात्मा गांधी जी को आप टिक करेंगे। इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इनको जो है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी इनको कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर आर्टिकल 312 के अंदर लिखी गई हैं, जिसमें 3 सर्विसेज IAS, IPS और IFS आती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आती है, तो ये याद रखना है। और उसके बाद है PC जोशी, पूरन चंद जोशी, ये आपके जो है फर्स्ट जो है जनरल सेक्रेटरी जो हैं रहे हैं किसके, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ध्यान रखना। जवाहरलाल नेहरू वो पर्सन है जो हमारे अब तक के लंबे समय के लिए 15 साल जो है, लगभग 15 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, एम एन रॉय इज द करेक्ट वन। एम एन रॉय पब्लिश्ड फ्रॉम द मॉस्को हिज मेजर रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, डैट इज मॉस्को से इन्होंने क्या पब्लिश किया, इंडिया इन ट्रांजिशन। क्लियर, ये पब्लिश किया। एक जर्नल था इनका, डैट इज कॉल्ड वैंगार्ड। और अदर पब्लिकेशन जैसे द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना, और ये इंडिया में आए थे 1930 में और अरेस्ट कर लिए गए थे 31 में। और उसके बाद जो है इन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स भी लिखी थी, द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मॉडर्न साइंसेज, वो जब जेल के अंदर थे। 37 के अंदर जो है इन्होंने एक टाइटल वीकली जो है स्टार्ट किया था, डैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। क्लियर, ये सारे नाम आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये वैंगार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्लियर, चलते हैं आगे। हु इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन की बात अगर हम बात करें इंग्लिश एजुकेशन की, हमारे देश में इंग्लिश एजुकेशन लगाया गया था 1835 में। और इंट्रोड्यूस किसने किया था, हु इंट्रोड्यूस जो है आपका इंग्लिश एजुकेशन, तो डैट वाज विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। किसकी रिकमेंडेशन से, मैकॉले की रिकमेंडेशन से। मैकॉले, इसी कारण मैकॉले को हम बोलते हैं द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि इन्होंने रिकमेंड किया था, बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। पहली बार 1813 का चार्टर एक्ट था जिसमें 1 लाख रुपये सालाना खर्च करने की यहाँ पे बात करी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट आंसर। राजा टाइटल जो है इनको दिया गया है, राजा टाइटल दिया था अकबर II ने दिया था। और इनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और किस पुस्तक में बोला गया था, इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में बोला था राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी का संवाद कौमुदी और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये पेपर है आपके पब्लिश इन्होंने किए हुए हैं। और राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को भी खत्म करवाया था 1829 ईस्वी के अंदर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सती प्रथा को कौन से अंग्रेज ने खत्म किया था, बेंटिक ने ही खत्म किया था। और राजा राम मोहन राय जी को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, यानी कि इंडियन रेनेसा मतलब हमारे रीबर्थ, इंडिया का रीबर्थ के लिए जो फादर हैं, जनक हैं, वो कौन है, दैट इज़ राजा राम मोहन राय जी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री वो पर्सन है जिन्होंने एक टाइटल दिया था, एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ था हमारा सेकंड जो आपका 1965 के बाद 66 के अंदर, डैट इज बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान, और बीच में इंटरमीडिएटर बना था रशिया। क्लियर, याद रखिए, उज्बेकिस्तान में देखने को मिला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है एक टाइटल दिया था, इन्होंने एक जो है जय हिंद का स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो के नारा दिया था। इन्होंने जो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी थी 1939 में, क्योंकि इन्होंने जो है INC से रिज़ाइन कर दिया था। 38 में जीते थे, 39 में जीते थे। 38 में INC का इलेक्शन जीते थे, तो जो है आपका हरिपुर का जो है आपका 39 में त्रिपुरी सेशन जीते थे। त्रिपुरी सेशन के बाद जो है गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे, क्योंकि इन्होंने पत्ताभी सीतारमैया को हराया था जो गांधी जी के नॉमिनी थे। इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी स्टार्ट करी। उसके बाद जो है 1943 में सिंगापुर में जाके जो है ये INA को जुड़ गए, इंडियन नेशनल आर्मी को। और इनकी जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा।
ये है जी द मैन हु अबॉलिश द सती, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बात करी। 1814 के अंदर जो है अतम्य सभा इन्होंने बनाई थी और 1828 में ब्रह्मो समाज बनाया था और पहले इंडियन रिफॉर्मर थे ये, क्लियर। और ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट थे, हिंदू रिचुअल्स के ऑर्थोडॉक्स थे, और पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लैंग्वेज और एजुकेशन, रिलीजन के बारे में बहुत अच्छा से जानते थे। और हिंदू कॉलेज सेटअप किया इन्होंने और इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी और विमेन राइट्स के लिए भी बात इन्होंने करी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। चलते हैं आगे। HD इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? HD इंडेक्स को क्रिएट किसने किया था? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट डैट इज़ महबूब उल हक ने तैयार किया था, ठीक है। और जो है आपके अमर्त्य सेन जी ने इनको साथ दिया था, लेकिन मेन पर्सन वाज महबूब उल हक। UNDP इसको रिलीज़ करती है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर हैं। और आपका डैट इज़ इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने तैयार किया। GII डैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वगैरह भी जो है आपका UNDP देती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और HD इंडेक्स के अंदर हम जो है 3 चीज़ों को जो है कैलकुलेट करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आपका हेल्थ है, ठीक है, एजुकेशन है, और आपका जो हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि इनकम के बारे में बात करता है। हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में। WTO की बात करें, WTO के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा के अंदर है। ये बना था 1 जनवरी 1995 को, और इससे पहले जो था इसका जो नाम था वो था GATT, डैट इज़ कॉल्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। GATT का जो नाम है वो WTO रखा गया, और ये आपका 8वां राउंड था जिसका नाम था रुग्वे राउंड, क्लियर। रुग्वे राउंड के अंदर रखा गया था, और इस मीटिंग के प्रेसिडेंट के डंकल, इसलिए हम इसको डंकल अकॉर्ड के कारण भी कह देते हैं कि WTO डंकल अकॉर्ड के कारण आया, क्लियर। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन के अंदर है। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो हैं इनके क्या हैं? जो है चेयरमैन हैं। IMF जो होता है BOP क्राइसिस कंट्री को पैसे देता है, और आपके मेंबर नेशन को भी पैसे देगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे प्रोवाइड करता है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी? 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर इज जिनेवा। डॉक्टर टेड्रोस जो हैं इसके चेयरपर्सन देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, UNDP इज़ द करेक्ट वन। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ, IMF जो होता है ये आपका एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट भी ये देता है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंसर इज़ ए ऑप्शन। ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी अगला देखिए, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल नोन एज द बीटी ब्रिंजल कहते हैं, और ये डेवलप करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बीटी ब्रिंजल का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने बैक्टीरिया डाला, बैसिलस थुरेंजियासिस। हमने बैक्टीरिया को इसके साथ ट्रीट ऐसे किया ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से जो ब्रिंजल है वो इसके अगेंस्ट, मतलब जो भी अगर इसके अगेंस्ट आएगा तो काम करना बंद कर देगा। मतलब हम बीटी ब्रिंजल को जेनेटिकली इंजीनियर तरीके से हम इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना दें। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और जेनेटिक चीज़ों से किया जाता है। सेम विद द बीटी कॉटन में भी आपका सेम बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरेंजियासिस बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो है बातें करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए ऑप्शन बनेगा। विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन द विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा? ठीक है, तालीकोटा की जब लड़ाई हुई थी तब कौन था? विजयनगर की बात करें, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है, कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। संगमा डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था विजयनगर एम्पायर, डेट वॉज द हरिहर एंड बुक्का वन ने स्टार्ट किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा की। तालीकोटा में जो साम्राज्य था वो आपका तुलुवास का साम्राज्य था, और ये जो लड़ाई हुई थी 1565 के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी। इसको हम बैटल जो है तालीकोटा तो कहते हैं, क्योंकि इसको और भी क्या कहते हैं? राक्षसी एंड तांगड़ी की लड़ाई, क्योंकि ये गांव है राक्षसी एंड तांगड़ी, यहाँ पे आपकी लड़ाई देखने को आपको मिली थी। और इसमें क्या था? सदाशिव राया जो है रूलर था विजयनगर एम्पायर का, और ये एक पपेट रूलर था। एक्चुअली जो पावर थी वो रामा राया के पास थी। रामा राया की जो डेक्कन सल्तनत थी, जो डेक्कन के राजा थे वो इसके रामा राया के अगेंस्ट, इनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जो है लड़ाई हुई प्रॉपर तरीके से, और एट द एंड जो है ये आपका विजयनगर एम्पायर जो है खत्म हो गया। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तुलुवाज इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, याद रखिए तुलुवा इज द राइट वन। अब बात करते हैं संगमा डायनेस्टी की। संगमा डायनेस्टी को इसने स्टार्ट किया था हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्ट किया था, डेट इज इन द 1336 के अंदर स्टार्ट किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर।
तुंगभद्रा रिवर के किनारे विजयनगर एम्पायर स्टार्ट किया गया था। देखिए संगमा के बाद जो बनी थी सलूवास बने थे। सलूवास जो है आपके फाउंडेड किसके द्वारा करे गए थे? नरसिम्हा द्वारा इन्होंने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आया था तुलुवास। तुलुवास जो है आपका किसने स्टार्ट किया था? वीर नरसिम्हा ने स्टार्ट किया था थर्ड डायनेस्टी। क्लियर। और इसके जो बड़े फेमस राजा थे वो थे आपके कृष्णदेवराया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। कृष्णदेवराया इसके बड़े इंपॉर्टेंट राजा थे। और चौथी थी आपकी डेट इज कॉल्ड अरेविदु जो आपके सम्राट थे वो कौन थे? तिरुमाला, जिन्होंने स्टार्ट किया था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, कुछ आपको मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपका संग किंगडम है, संग किंगडम में एक पर्सन थे आपके देवराया टू। ठीक है। सो देवराया टू जो हैं इनको हम बोलते थे, टाइटल था इनके पास एलिफेंट हंटर। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि हाथी को ख़त्म करने वाला। क्लियर, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्णदेवराया की बात करी थी। कृष्णदेवराया जो है इनको हम आंध्र भोज कहते हैं, आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तेलुगु के अंदर लिखी गई थी, और इनकी वो पॉलिटिकल वर्क था डेट इज़ कॉल्ड अमुक्ता माल्यादा जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। क्लियर। और एक लिखी गई थी जम्बावटी कल्याणम जो है आपका संस्कृत ड्रामा है, ये भी इनके द्वारा लिखा गया था। और जो है कृष्णदेवराया जो हैं बहुत बड़े बिल्डर थे, और इन्होंने बहुत सारे टेंपल बनाए, जैसे कि आपका हजारा रामा टेम्पल। ठीक है। वित्थलवाई स्वामी टेम्पल इन्होंने बनवाया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, तुलुवा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, व्हाट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ग्राफ्ट बिटवीन द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। देखिए, अगर हमने किसी अपनी बॉडी का पार्ट किसी एक जगह से उठा के दूसरी अपनी जगह पे डाल दिया अपनी बॉडी में ही, तो डेट इज कॉल्ड ऑटोग्राफ्ट। क्लियर। अगर हमारे दो इंडिविजुअल सेम हैं, ठीक है, सेम रंग सब चीज़ें डीएनए वगैरह सेम, तो एक पर्सन का जब दूसरे बॉडी के अंदर डालते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोग्राफ्ट। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनना था वो आइसोग्राफ्ट बनना था, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल में होता है। एलोग्राफ्ट क्या होता है कि हाँ, दो आइडेंटिकल ना हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल ना हो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की बॉडी में डाल दिया तो एलोग्राफ्ट कहते हैं। जीनोग्राफ्ट उसको कहते हैं कि हाँ, अगर आपने दो मेंबर ऑफ स्पीशीज़ अलग किए, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिग की जीन्स हैं वो किसी और व्यक्ति के अंदर डाल दी तो डेट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। तो सेम दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी में, खुद की अपनी बॉडी में स्टार्ट किया। आइसोग्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। एलो का मतलब क्या होगा कि दो सेम स्पीशीज़ है लेकिन व्यक्ति अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है, एक का दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल दिया। जीनो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़, पिग का जो है हमने कोई जो जीन्स हैं वो किसी और व्यक्ति के अंदर डाल दी, दैट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, दैट इज आइसोग्राफ्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, गंगा इज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस। भागीरथी और अलकनंदा जो मिलते हैं वो देवप्रयाग में मिलते हैं, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। और गंगा की जो आपकी लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट होती है देवप्रयाग से, और यहाँ से उत्तराखंड, देन यूपी, देन आपका बिहार, देन उसके बाद आपका झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, और एट द एंड यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है और दोनों बनाते हैं आपका सुंदरबन डेल्टा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। देवप्रयाग इज द राइट आंसर। ये है आपके पंचप्रयाग। देखिए जी, यहाँ से अलकनंदा आ रही है और यहाँ से आपकी आ रही है अलकनंदा आ रही है और यहाँ से भागीरथी आ रही है, तो देवप्रयाग यहाँ पे बना। और देखिए ये रुद्रप्रयाग है, ये मंदाकिनी रिवर और आपकी अलकनंदा रिवर के बीच में बनता है। कर्णप्रयाग जो बनता है ये आपका पिंडर गंगा और अलकनंदा के साथ, और उसके बाद नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी के साथ, और उसके बाद जो है अलकनंदा और धौली गंगा बनाते हैं आपका विष्णु प्रयाग। तो ये पंच प्रयाग आपको याद रखने हैं, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है कि हाँ कौन सा प्रयाग किसके साथ संबंधित है। स्प्रेइंग ऑफ द डीडीटी ऑन द क्रॉप्स कॉज पोल्यूशन ऑफ। देखिए डीडीटी का मतलब क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? आपका इंसेक्टिसाइड है, और अगर हम इसको छिड़क देते हैं तो आपका सॉइल और वाटर के ऊपर जो है आपका पोल्यूशन देखने को आपको मिल जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सॉइल एंड वाटर इज द राइट वन। ये देखिए जी, इस तरीके से होता है।
द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। देखिए बजट की बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 112 में लिखा गया है, और अदरवाइज हमारा जो वर्ड है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब किस तरीके से पैसा आया, कहाँ पे खर्चा, और किस तरीके से आपके वेज एंड मीन्स हैं जो हमारा पैसा आएगा और किस तरीके से पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ बजट के अंदर लिखा होता है पॉलिसीज़ के बारे में। और बजट वर्ड जो है हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, याद रखिए। और बजट पहली बार जो आया था वो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे कब, दैट इज इन द 7 अप्रैल 1860 को हमने इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। क्लियर। और पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था, दैट इज विल्सन, जेम्स विल्सन। ध्यान रखिए, जेम्स विल्सन वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने ये जो है इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं, अच्छा कैनिंग वही पर्सन है जिनके टाइम पे 1857 का जो है रिवोल्ट हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। और डलहौजी की बात करें, ये वही पर्सन है जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में दी थी। सतारा वॉज द फर्स्ट स्टेट जो कैप्चर करी गई थी डलहौजी द्वारा। डलहौजी ने जो है आपकी शिमला समर कैपिटल बनाई थी। पहली 1853 के अंदर जो है आपकी 1853 के अंदर जो है आपकी पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 34 किलोमीटर की ट्रेन चली थी फ्रॉम द बॉम्बे टू थाने। और जो है आपका अवध को इन्होंने मेल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण जो है पकड़ा था, बाद में छोड़ दिया था। रिपन की बात करते हैं, था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं। और लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो है आपकी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट कौन है, यहाँ पे लॉ मेंबर है रिपन के दरबार में। ये आपके जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए था, जिसमें बोला गया था कि जो अगर यूरोपियन कैदी भी पकड़ा जाएगा तो इंडियन जज उसको फैसला दे सकते हैं, जिसके कारण जो है ये आपका कंट्रोवर्सी हुई थी। और लॉर्ड रिपन वही पर्सन है जिन्होंने जब आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था, जो आपका लेबर रिफॉर्म्स के लिए था और कंडीशन इंप्रूव करने के लिए था। और इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो आई थी आपकी 1882 के अंदर देखने को मिली थी। लॉर्ड एल्गिन वो पर्सन है जब आपका असैसिनेशन हुआ था ब्रिटिशर्स का बाय द चापेकर्स। चापेकर ब्रदर्स ने असैसिनेशन किया था, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे आपके, दैट वाज एल्गिन। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। द कंपाउंड यूज इन द प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट द एक्सेसिव स्वेटिंग। आपने टीवी में देखा होगा, जब ये प्लेयर वगैरह खेलते हैं तो पाउडर सा लगा लेते हैं अपनी स्किन के ऊपर ताकि स्वेटिंग ना आए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बोरिक एसिड कहते हैं। बोरिक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। और बोरिक एसिड होता है H3BO3 इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं हम इसको, हाइड्रोजन बोरेट कहा जाता है। हाइड्रोजन बोरेट इसको हम कहते हैं। और ये जो होता है आपका एज ए एंटीसेप्टिक की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक। क्लियर। और जो माइनर बर्न्स होते हैं, कट्स होते हैं, इसको भी ये जो है आपका हेल्प करवाता है, मतलब उसको ख़त्म करने में। फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, H2CO3 कहते हैं। जो आपका सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर, क्लियर, उसके अंदर जो होता है कार्बोनिक एसिड और गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फोनिक एसिड जो होते हैं, सल्फोनिक एसिड ये आपका देखने को मिलते हैं, जितने भी आपकी डाइज वगैरह होती हैं उसमें आपका ये प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है, सल्फोनिक एसिड वगैरह देखने को मिलते हैं। क्लियर। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बोरिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड जो होती हैं ये डिटर्जेंट वगैरह के अंदर भी देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड। अगला देखिए जी, विच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ कंसिडर्ड एज अनसेफ। सबसे अनसेफ कौन सी है। एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, और ये हमारे देश के लिए अच्छी होती है, गुड होती है, क्योंकि ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट भी लेके आती है और आपके देश के अंदर एसेट बिल्डिंग भी करते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना दिया। क्लियर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो अनसेफ होते हैं। इसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और इसमें हम पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं हम इसके किस चीज़ के अंदर, शेयर के अंदर, डॉलर शेयर के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर जो है हम इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और ये जैसे ही आपकी कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो शेयर और बॉन्ड्स के पैसे डाल के और अपना निकल जाएगी। एनआरआई डिपॉजिट ये सेफ होते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, अगर गवर्नमेंट जो है बाहर की कंट्री से पैसा ले रही है तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। सबसे ज़्यादा जो अनसेफ है वो है आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जो मैंने आपको डिफरेंट नाम से बता दिया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए जी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि जो एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, सिक्योरिटीज़ के अंदर, जो भी आपका बॉन्ड स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, दूसरा हमारा GS कोर्स। दोनों हमारे कोर्स जो है बेस्ट सेलिंग कोर्सेज के अंदर आते हैं। और आप इसको परचेज करने के लिए क्या करेंगे, स्टडी IQ ऐप से भी कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी परचेज कर
सकते हैं studyIQ.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे देखिएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा तीसरे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज करें, जो भी आपके रिस्पेक्टिव कोड्स हैं, जैसे जो है विपन 10 आप यूज़ करेंगे, आपका GS जनरल अवेयरनेस के कोर्स के अंदर विपन 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स के अंदर आपका VIP 500 कोड है तो लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।